हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगर आप मेरे चैनल ए टू जेड इन्फो से अपडेट हैं तो आपको पता होगा कि मैं उर्दू अनुवादक क्वेश्चन सीरीज़ चला रहा हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, जिसमें आपकी उर्दू के कवायद, वाहिद, जमा, तज़कीर, तानीस और उर्दू के जो जीके का पोर्शन होगा जिसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उसके भी वीडियोस सीरीज़ के साथ चल रहे हैं। तो आज का जो मेरा सेशन है वो आपका 30 है, अभी तक 29 पार्ट्स हो चुके हैं और ये जीके का पोर्शन है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है जिसमें मैंने करंट अफेयर को शामिल किया है, जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। चूँकि ये अब बिहार का आपका ये एग्ज़ाम है तो बिहार के पर्सपेक्टिव से भी मैं कुछ क्वेश्चंस डाला हूँ और ग्लोबल लेवल के भी कुछ पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस डाला हूँ। तो देखते हैं बिहार के किस ज़िले में तालीम याफ्ता की शरह ज़्यादा है। कह सकता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द लिटरेसी रेट इज़ मोर, कि बिहार के किस ज़िला में तालीम याफ्ता की शरह ज़्यादा है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है 1 में दरभंगा, 2 में पटना, 3 में अररिया, 4 में रोहतस। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक कॉपी और एक पेंसिल लेके बैठिए, ताकि प्रैक्टिस के तौर पे आप भी इसका आंसर अपने हिसाब से देते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो का रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा के देखिएगा, क्योंकि हैंड रिटन है, थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी कम होगी, वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा के देखिएगा तो अच्छा दिखेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए आप भी, और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो ऑप्शन यहाँ पे जितने दिए गए हैं दोस्तों, दरभंगा, पटना, अररिया, रोहतस और ये 4 ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों, ये रोहतस जो है ऑप्शन 4, यहाँ का जो लिटरेसी रेस है बिहार में ये ज़्यादा है औरों के व मुनासिब। ये जो आपके जिक्र किए गए हैं चारों, इनके इन कंपेरिजन देम डिस्ट्रिक्ट्स, द रोहतस डिस्ट्रिक्ट इज़ अ काइंड ऑफ लिटरेसी रेस। तो हम कह सकते हैं कि रोहतस जो है, ये रोहतस का ज़िला जो है ये आपका तालीम याफ्ता शरह यहाँ पे ज़्यादा है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौमी तराना असलन किस ज़बान में लिखा गया है या लिखी गई थी फर्स्ट टाइम। इन विच लैंग्वेज द नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों, चूँकि मैं इसको इंग्लिश से लिया हूँ और मैं इसको ट्रांसलेट किया हूँ उर्दू में, तो लैंग्वेज को लेकर आपको बैरियर होना की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लैंग्वेज कोई सा भी हो, हमें कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंग्लिश वर्जन और उर्दू वर्जन दोनों बता दूँ, ताकि आपको वहाँ पे दुश्वारी ना हो। और कोशिश कीजिए कि आप जीके के जो क्वेश्चंस डेली आते हैं पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ जाके भी एक्सेस करके आप 15-20 क्वेश्चन अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे, या फिर मैं आपको देता रहूँगा जिससे आपका डेली अपडेट रहेंगे अगर आप, तो आपका वहाँ से भी क्वेश्चन जो आएगा उसे आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। 2 नंबर पे क्वेश्चन पे देखते हैं। 2 नंबर में कहा जा रहा है कि कौमी तराना असलन किस ज़बान में लिखी गई थी। आपको ये बताना है कि नेशनल एंथम जो हमारा है, राष्ट्रीय गीत जो हमारा है, जिसको हम कौमी तराना को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल एंथम, NATIONAL, नेशनल एंथम, ANTHEM। तो ये नेशनल एंथम है, इसको बोलते हैं आपका इंग्लिश में, और उर्दू में कौमी तराना। तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए कि कौमी तराना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। राष्ट्रगान इसको आपका बोलते हैं हिंदी में राष्ट्र गान बोलते हैं आपका हिंदी में, और उर्दू में कौमी तराना, और इंग्लिश में नेशनल एंथम। तो आप मुफ्रदात को भी जहन नशीन करते चलिए और जीके के पोर्शंस को भी आप आसानी से टैकल करते चलिए। दोस्तों, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन आपको बगल में दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए, ताकि वीडियो आपके जो भी लोड किए जाए उर्दू अनुवादक के हवाले से या फिर उर्दू के हवाले से, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आपकी उर्दू की तैयारी सबसे अच्छी हो सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने उर्दू अनुवादक के सारे वीडियोज़ के लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मेरे सारे वीडियोज़ प्रीवियस देखिए कि आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं या किस पर्सपेक्टिव से वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो टोटल आपके एग्ज़ाम पैटर्न के हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही में एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसे भी दे दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ से जाके आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो कौमी तराना असलन किस ज़बान में लिखी गई थी, आपको बताना है उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगाली। तो आपको अगर पता है इसका आंसर तो आप अपने कॉपी में इसका आंसर टिक कर लीजिए, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, कौमी तराना जो हमारा नेशनल एंथम है, ये ओरिजिनली आपका बंगाली में लिखा गया था। किसमें दोस्तों? बंगाली में ये आपका लिखा गया। तो ये ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है, बिहार का कौन सा ज़िला नेपाल के सरहद से मुत्तसिल नहीं है। कहा जा रहा है कि बिहार का कौन सा ज़िला नेपाल के सरहद से मुत्तसिल नहीं है।
विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ नॉट शेयर्ड विद नेपाल बॉर्डर, कि बिहार का कौन सा ज़िला जो बिहार के बॉर्डर से मुत्तसिल नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन 1 में पूर्णिया, 2 में मधुबनी, 3 में किशनगंज, 4 में सीतामढ़ी। तो बताना है कि सवाल नंबर 3 में क्या करेक्ट होगा, कौन सा ज़िला है जो आपका नेपाल के बॉर्डर से शेयर नहीं करता है। सवाल नंबर 3 है आपका। सवाल नंबर 3 में ऑप्शन 1 ही बिल्कुल इसका करेक्ट है दोस्तों, पूर्णिया। पूर्णिया जो है, पूर्णिया ज़िला ये आपका नेपाल के सरहद से मुत्तसिल नहीं है, अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुबनी, किशनगंज, बिहार ये सारे के सारे नेपाल के बॉर्डर से शेयर करते हैं, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4। कौमी तराना किसने लिखा था? कौमी तराना हु हैज़ कंपोज द नेशनल एंथम, कि राष्ट्रगान को किसने लिखा था, किसने कंपोज किया, आपको ये बताना है। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है मौलाना आज़ाद, आर्यभट्ट, सरदार पटेल या रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगर आपको पता है दोस्तों कि किसने कंपोज किया था तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। टैगोर इनका पूरा नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगर पता है तो इसका आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिए, लास्ट में बताइएगा कितने आपके सही आंसर हुए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये इसके कंपोज़र हैं, कौमी तराना के कंपोज़र रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कहा जा रहा है बिहार का कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश के सरहद से मुत्तसिल नहीं है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश, कि बिहार का कौन सा ज़िला जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से शेयर नहीं करता है, वो कौन सा आपका है? आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं। 1 में मुजफ्फरपुर, 2 में बक्सर, 3 में गोपालगंज और 4 में सारण। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन अगर आपको पता है तो अपने कॉपी में इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बक्सर, गोपालगंज, सारण ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, मुत्तसिल हैं सारे के सारे सिवाय मुजफ्फरपुर के। तो मुजफ्फरपुर आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है? ज़ख़ीरा अंदोज़ का ताल्लुक़ किस ज़माने से है? ये सवाल थोड़ा आपको यूनिक लगेगा, लेकिन मैं पहले ही बोल दिया हूँ चूँकि ये आपका जीके है। जीके को हम कह सकते हैं, जीके इज़ अ काइंड ऑफ टर्म्स विच हैज़ लार्ज एरिया वेयर द लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड, कि जहाँ पे दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है उसे हम जीके कहते हैं। किसी भी पोर्शन से या किसी भी एरिया से आप क्वेश्चंस वहाँ बन सकते हैं। वो आपके ज्योग्राफी के हो सकते हैं, पॉलिटी के हो सकते हैं, हिस्ट्री के हो सकते हैं, बायोलॉजी का हो सकता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, करंट अफेयर, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ यही कि सारे एरियाज से क्वेश्चन लेकर आऊँ ताकि आपको सारे एरियाज़ के बारे में पता चल जाए। ये जो क्वेश्चन आपका ज़ख़ीरा अंदोज़ का ताल्लुक़ किस ज़माने से है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं दाखिल किया हूँ। ज़ख़ीरा अंदोज़ को इंग्लिश में बोलते हैं गैदरर्स। और ऑप्शन देखते हैं फिर हम इसको समझते हैं क्या है। ज़ख़ीरा अंदोज़ का ताल्लुक़ किस ज़माने से है? कदीम, उस्ता, जदीद, कोई नहीं। तो चूँकि हम ज़माने को 3 हिस्से में बांट देते हैं। कदीम कहते हैं एंशिएंट को, प्राचीन काल जिसको बोलते हैं एनशिएंट, ANCIENT, एंशिएंट बोलते हैं इसको, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्राचीन काल, प्राचीन। तो मुफ्रदात भी आप नोट करते चलिए। और इसके अलावा मेरा सेशन जो चलता है इसी के साथ में वो स्पेशल लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से होता है। प्राचीन काल उस्ता कहते हैं, मेडाइवल कहते हैं, और जदीद कहते हैं मॉडर्न टाइम को। तो आपको बताना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ का ताल्लुक़ किस ज़माने से? कदीम ज़माने से इनका ताल्लुक़ है। ज़ख़ीरा अंदोज़ जो कदीम ज़माने के लोग रहते थे, अपने रोज़ी रोटी की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने खाने पीने की चीज़ों को वो जमा करते थे, उन्हें हम कहते थे ज़ख़ीरा अंदोज़। ये कदीम ज़माने में ये सिलसिला या यह टर्म इस्तेमाल होता था। तो ये कदीम जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ पर है? ये आपका बिहार के पर्सपेक्टिव से है, जीके का क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का मकबरा, वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी इन बिहार, कि शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ पर है? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस 1 में रोहतस, 2 में बांका, 3 में पटना, 4 में नालंदा। तो आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कहाँ पे उनका मकबरा वाक़ है। सवाल नंबर 7 आपका है। तो सवाल नंबर 7 का अगर आंसर आपको पता है तो अपने कॉपी में इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। दोस्तों यहाँ भी आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि रोहतस
में इनका जो मकबरा है वाक़ है, शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतस में वाक़ है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 8 देख लेते हैं। तमिलनाडु हिंदुस्तान के किस सिमत में वाक़ है? तमिलनाडु हिंदुस्तान के किस सिमत में वाक़ है? तो दोस्तों आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, जीके के क्वेश्चन जीके का जो मैं वीडियो कराया हूँ उसमें मैं डायरेक्शन को समझा दिया हूँ कि डायरेक्शन को आप समझिएगा तब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। जिस तरह की डायरेक्शन होता है हमेशा एजम्पशन डायरेक्शन होता है, क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये आपका है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसको बोलते हैं हम शुमाल, नीचे को बोलते हैं जनूब, इसको ईस्ट को बोलते हैं मशरिक और वेस्ट को बोलते हैं मगरिब। शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिबी हमारा पूरा डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? तमिलनाडु हिंदुस्तान के किस सिमत में वाक़ है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्लीज़ आप लोग जो हिंदुस्तान का मैप है उस पर आप ज़रूर एक मरतबा अपनी निगाहें दौड़ा लीजिए। कोशिश कीजिए कि सारे स्टेट्स को आप देख लीजिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर वाक़ है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ला के आपको जहन दिलाना चाहता हूँ कि आपका जो जहन है इस पर भी होना चाहिए कि हमें स्टेट्स को भी देखना है। तो चूँकि नॉर्थ में आपका कश्मीर का एरिया पड़ता है और उसी के जस्ट डाउन में आएंगे, साउथ में आएंगे तो आपका ये तमिलनाडु का एरिया पड़ेगा। तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो ये जो जुनूब है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुमाल, जुनूब आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसको हम जुनूब को क्या कहते हैं? साउथ बोलते हैं, SOUTH, साउथ। जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण। क्या बोलते हैं? जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण। इसे भी आप डायरेक्शन को भी समझ लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये बोला जाता है डायरेक्शन में। तो इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। तो तमिलनाडु हिंदुस्तान के किस सिमत में वाक़ है? ये जुनूब में वाक़ है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 ये आपका करंट अफेयर से मैंने लिया है। इसमें कहा जा रहा है कि एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इसको मैंने एज इट इज़ इंग्लिश ही में डाल दिया है। हो सकता है अगर इसको पूछा जाएगा तो आपका ये टर्म इंग्लिश ही में पूछा जाएगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान के किस सूबे में कायम होने जा रहा है? ये एक तरह का कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक तय पाया गया है इस नाम से, लेकिन इसको कहाँ पे कायम किया जा रहा है आपको ये बताना है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NMHC। या तो ये भी हो सकता है कि NMHC का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो आपको यही फुल फॉर्म लिखना है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान के किस सूबे में कायम होने जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस गुजरात, झारखंड, गोवा, मुंबई। अगर आप अपडेट हैं इससे, ये आज ही का 17 तारीख का ये आपका करंट अफेयर है, तो ये ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसे भी ज़हन नशीन कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप डेली का जो करंट अफेयर हो उसे आप देख लीजिए, या तो मैं खुद कोशिश करूंगा कि आपको डेली का करंट अफेयर 10 से 15 मिनट में डेली का करा दूँ ताकि आप उससे अपडेट रहें। तो गुजरात जो है यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कायम होने जा रहा है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10। हिंदुस्तान के बीच में कौन सा सूबा है? हिंदुस्तान के बीच में कौन सा स्टेट है? स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? राज्य। ये राज्य बोलते हैं आपका हिंदी में। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्टेट और उर्दू में इसी को सूबा बोलते हैं या फिर रियासत बोलते हैं इसी को। तो आपके ऑप्शंस कश्मीर, केरला, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर इसका बताइए। तो चूँकि ये कश्मीर हमारा पड़ जाता है, नॉर्थ पड़ता है, नॉर्थर्न एरिया में, और ये आपका साउथर्न में पड़ जाता है, और ये पंजाब आपका पड़ जाता है नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। मध्य प्रदेश जो है ये इंडिया के मिडिल पार्ट में माना जाता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है बीच में, तो बीच जो आपका पड़ेगा ये मध्य प्रदेश होगा। क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश ये आपका मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि हिंदुस्तान के बीच में कौन सा सूबा है, वो आपका मध्य प्रदेश है। तो इस तरह आप स्टेट्स को देख लीजिए, कोशिश कीजिए कि नदियों को भी देख लीजिए, माउंटेन्स को देख लीजिए, खाड़ियाँ या जो पार्क्स वगैरह हैं, सेंचुरीज़ वगैरह हैं,
उन्हें भी देखिए। और आप मेरे चैनल से अपडेट रहिए। मैं डेली कुछ ना कुछ इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको सेंचुरीज़ मिलेंगे, पार्क्स मिल जाएंगे, या फिर माउंटेन्स मिल जाएंगे, या फिर खाड़ियाँ जो हैं उसे भी मैं दाखिल करके कराता रहूँगा ताकि आप अपडेट रहें। आप मेरे ही चैनल को डेली अपडेट रह रहे हैं आप, तो आपका अच्छा खासा जीके कवर हो जाएगा यहाँ से। और इसके अलावा फिर जो दूसरा मेरा पार्ट चल रहा है जिसमें लैंग्वेज मैं करा रहा हूँ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश ट्रांसलेशन, पैसेज, कवायद, तज़किर व तानीस, या फिर वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हिंदुस्तान के बीच में कौन सा सूबा है? मध्य प्रदेश। यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है कि म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का अहम थीम क्या है? तो चूंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट होता है उसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। क्या है ये ट्रांसलेट इसको हम नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे ही रखते हैं म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। इसका जो होता है कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट में हुआ क्या है। तो ये एक तरह का एक कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, या एक तरह का प्रपोज़ल पास हुआ है 2020 में। इसका जो थीम क्या है, मकसद कह सकते हैं क्या है, वो क्या है आपको वो बताना है। वो आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं वेस्टलेसनेस, डेवलपमेंट, क्राइसिस, कि ये किस पे काम करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस कराई गई है, वेस्टलेसनेस, डेवलपमेंट, क्राइसिस। तो दोस्तों ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वेस्टलेसनेस यानी वेस्टर्न के बारे में, वेस्टर्न कंट्रीज़ या वहाँ के लोगों के बारे में या उनके मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए इस पर बात की गई है। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है 2002, यहाँ पे 2002 नहीं बल्कि 2020 है ये। तो ये ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वर्ड आप याद कर लीजिए। ये वर्ड अगर देगा म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का अहम थीम क्या है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ 2020, तो आपको वेस्टलेसनेस आपको याद करना है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12। मुआविन नदियाँ किसे कहती हैं? ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मैं पहले ही बोल दिया आपको कि जीके का जो एरिया है इट्स अ लार्ज ब्रॉड टर्म, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पे मुआविन नदियाँ किसे कहते हैं आपको बताना है। जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, आपके ऑप्शन 2 में है जो अकेले रहती है, तो ट्रिब्यूटरी कहते हैं। एक तरह के मुआविन नदियाँ उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी एक जगह से निकले और फिर जाकर किसी बड़ी नदी में मिल जाए, उसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल नंबर 13 देखते हैं। थर्ड कॉरपोरेट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया, ये आपका करंट अफेयर है और ये भी आज ही का करंट अफेयर है। अगर आप करंट अफेयर से आज अपडेट रहेंगे, यानी 17 फरवरी का करंट अफेयर, अगर इससे आप अपडेट हैं तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ यहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये हर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक तरह का सस्टेनेबल चेंजिंग हम कह सकते हैं इसको। थर्ड कॉरपोरेट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया का क्या नाम है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ में काशी महाकाल एक्सप्रेस, 2 में है गरीब नवाज एक्सप्रेस। तो कौन सा ट्रेन है थर्ड कॉरपोरेट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया? तो काशी महाकाल एक्सप्रेस जो है ये आपका है थर्ड कॉरपोरेट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 14। ये आपका यश भारती अवार्ड किस सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है? यश भारती अवार्ड किस सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड है आपको बताना है। आपके ऑप्शन 1 में दिल्ली, 2 में बिहार, 3 में बंगाल, 4 में उत्तर प्रदेश। तो अगर आपको पता है, ये भी करंट अफेयर है, आज ही का है, तो अगर पता है तो देखिए, अदरवाइज़ इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा उत्तर प्रदेश। क्या है? यश भारती अवार्ड किस सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड है? वो आपका उत्तर प्रदेश का है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है? हिंदुस्तान का कौमी तराना कब अख्तियार किया गया? व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड द इंडियन नेशनल एंथम, कि हिंदुस्तान का कौमी तराना कब इम्प्लीमेंट किया गया या फिर कब उसे अमल में लाया गया, अख्तियार किया गया था। तो ये आपका जो है ऑप्शंस यहाँ पे हैं 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। सवाल नंबर 15 अगर आपको पता हो, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होगा यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये आपका 15 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 24 जनवरी 1950 को अख्तियार किया गया था। कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को इसे
अख्तियार किया गया था, आपको यही बताना है। तो दोस्तों ये कुछ 15 क्वेश्चन थे जिसमें आपके जीके या बिहार और जियोग्राफी के क्वेश्चंस या हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे को दाखिल किया गया। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को बढ़ा के पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस और दीगर पार्ट्स के क्वेश्चन को दाखिल करूं, ताकि आपको अच्छी तैयारी हो सके और कम वक्त में आपके पास जीके के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएं, जो आपके उर्दू अनुवादक, राजभाषा या सहायक उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी हैं उनको मदद मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बताइए कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।